मूवी शुरू होती है इमैनुअल रिटर और उसकी पत्नी मरीना रिटर को दिखाते हुए, जिनका आज ही बेटा हुआ था। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इमैनुअल एक डिटेक्टिव होने के कारण उसे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ड्यूटी पर वापस जाना पड़ता है। तो वो अपने बच्चे को नर्स के हाथ देकर निकल जाता है। अब नर्स उस बच्चे को नर्सरी में ले जाकर दूसरे बच्चों के साथ रख देती है। फिर कुछ देर बाद शिफ्ट चेंज होती है, जहाँ दूसरी नर्स आई थी। जब नर्सरी में कोई भी नहीं था तो वो अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है और अपने बैग से एक स्कैलपेल निकालकर सारे बच्चों को जान से मार देती है। एंड जब तक डॉक्टर्स और गार्ड्स उसे रोक पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद वो खुद का गला काट कर नर्क सिधार जाती है। जब इस बात का पता इमैनुअल को चलता है तो वो जल्दी से अपना काम छोड़कर अपने बेटे को आखिरी बार देखने आता है, जहां वो अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत रोता है। अब इस हादसे की वजह से बेचारी मरीना डिप्रेशन में चली जाती है, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब अपनी बीवी और बच्चे को खो देने के बाद इमैनुअल अंदर से टूट चुका था। फिर ऐसे ही वक्त बीतता है और अब 5 साल हो चुके थे, लेकिन इमैनुअल रिटर आज भी अपनी बीवी और बच्चे की मौत से दुखी था। लेकिन वो फिर भी अपनी ड्यूटी एक एक्टिव ऑफिसर की तरह करता था। एंड वो करंटली अपने डिमेत्रियो नाम के पार्टनर के साथ एक केस पर काम कर रहा था, जिसमें एक 9th ग्रेड के लड़के ने 28 गोलियां चलाई, जिसमें ज्यादातर मरने वाले बच्चे किंडरगार्टन के थे। जिसके बाद उसने खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली, सेम उस पागल नर्स की तरह। फिर उस हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने इमैनुअल उस लड़के की मां को बुलाता है, जहां वो उन्हें कोऑपरेट करने के लिए कहता है और उनके घर की चाबी मांगता है ताकि वो उस लड़के का रूम चेक कर सके। जब इमैनुअल उस लड़के का कमरा चेक करता है तो उसे कमरे में कुछ सैटेनिक ड्राइंग्स मिलती है, जिससे वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता। फिर सीन ईजा नाम के एक छोटे से लड़के पर शिफ्ट होती है, जिसे भी उस दिन स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन उसे बुखार होने के कारण वो उस दिन जा ना सका। फिर वो अपनी माँ बेट्रिस को बताता है कि उसे एक बुरा सपना आया था, जिसमें डीमन उसके और उसके कजन जोनाथन के लिए स्कूल आया था, पर उसकी माँ ये बस एक सपना था बोलकर उसे अपने रूम में ले जाती है। फिर कुछ देर बाद वो जल्दी से अपनी बहन एलिना को कॉल करके जोनाथन के बारे में पूछती है, लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस दिन उन मरे हुए बच्चों में जोनाथन भी था। कॉल खत्म होने बाद वो इमैनुअल के पास जाकर उसे बताती है कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने उसे बताया था कि जोनाथन और ईसा के साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, जिससे सिर्फ वही उनको बचा सकता है। ये सुन के पुलिस एलिना की मदद से उस आदमी का स्केच बनाने लगती है। एंड एलिना ये भी बताती है कि उस आदमी ने कहा था कि ऐसा फिर से 5 बार होगा। अब ये केस के लिए अमेरिकन पैरानॉर्मल डिवीजन से एक न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, जिसका लीडर इवान फ्रैंको था। अब इवान ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, जो स्पिरिट वॉइस भी डिटेक्ट कर सकती है, उसमें माहिर था। तो इन सब के लिए वो वही किंडरगार्टन में जाता है, जहां दीवार पर उन्हें अजीब से निशान दिखते हैं। ये देखकर वो अपनी टीम को ईवीपी स्टेशन सेटअप करने का ऑर्डर देता है। अगले दिन सीन ईसा पर शिफ्ट होती है, जहां वो अपनी स्विमिंग क्लास नहीं जाता। फिर सीन स्विमिंग पूल पर शिफ्ट होती है, जहां वहां की केयर टेकर इलेक्ट्रिकल वायर्स को स्विमिंग पूल में डाल देती है, जिसमें कई बच्चे शॉक लगने की वजह से मारे जाते हैं और साथ में वो केयर टेकर भी मारी जाती है। जब इमैनुअल को इस केस के बारे में पता लगता है तो वो सोचता है कि ये केस जरूर किंडरगार्टन के केस से जुड़ा हुआ है। फिर वो अपने पार्टनर डिमेट्रियो को ऑर्डर देता है कि वो उन सब मरे हुए बच्चों और उनके पेरेंट्स की लिस्ट बनाकर लाए। ये सुन के वो काम के लिए चला जाता है। उसके जाने बाद जब इमैनुअल उस केयरटेकर की डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा उठाता है, उसकी आंखों के मूवमेंट्स को देखकर वो डर जाता है। फिर उधर इवान आकर इमैनुअल को वो अजीब से प्रिंट्स दिखाता है जो उसे किंडरगार्टन में मिले थे, लेकिन इमैनुअल कहता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जब इवान कहता है कि यही सेम निशान उसे उस हॉस्पिटल में भी मिले थे जिस दिन उसके खुद के बच्चे की मौत हुई थी, तो इमैनुअल हैंग हो जाता है। फिर इवान कहता है शायद तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है, जिसे सुनकर इमैनुअल को बहुत गुस्सा आता है और वो इवान का कॉलर पकड़ लेता है। तभी दिमेत्रियो उधर स्केच लेकर आता है जो पुलिस ने एलिना के कहने पर बनवाया था। तभी इवान उस स्केच को देखकर कहता है कि ये तो वसीलियो कैनेडी है, जो कि एक प्रीस्ट है जो सैटेनिक रिचुअल्स करता है, और इसे उस हॉस्पिटल में हुए हादसे के बाद 3 दिन उस हॉस्पिटल में देखा गया और स्कूल में हुए हादसे वाले दिन भी वो वहीं पर था। इसके बाद इमैनुअल इवान के साथ कोऑपरेट करने लगता है, जिसके बाद इवान इमैनुअल और डिमेत्रियो को किंडरगार्टन ले जाता है, जहां वो यूवी लाइट की मदद से वो प्रिंट्स दिखाता है। जिसके बाद इवान उन्हें रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जिसमें बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। ये सुनने के बाद इमैनुअल उस दिन नर्सरी में हुए इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग भी सुनना चाहता था। अब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो इस पर यकीन करे या न करे। फिर वो इवान पर पूरा भरोसा कर लेते हुए इन रिकॉर्डिंग्स पर विश्वास कर लेता है। फिर जब वो तीनों केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तभी फॉर्च्यून टेलर की बात निकलती है, जिसपे इवान कहता है कि उन्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। जिसके बाद दिमित्रियो इमैनुअल और इवान को एक फॉर्च्यून टेलर के पास ले जाता है जिसका नाम लियोनोर था। अब लियोनोर उन सबको अंदर आने नहीं देती क्योंकि उसे दिमित्रियो की वजह से 2 साल जेल में बिताने पड़े थे, लेकिन इमैनुअल कैसे भी करके अंदर आ ही जाता है। फिर इवान उसे वो स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि ये इंसान छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है। जिसे देखकर लियोनोर कहती है कि वसीलियो पर जो टैटूज है वो सारे ब्लैक मैजिक के हैं, तो भलाई इसमें ही है कि सब लोग उससे दूर ही रहे। लेकिन लियोनोर कहती है कि तुम फिर भी रिस्क लेना चाहते हो तो एक बार कार्ड्स चेक कर लेते हैं, और कार्ड्स चेक करने पर सारे कार्ड्स डीमन के ही निकलते हैं।
अब लियोनोर घबरा जाती है और कहती है कि तुम तीनों में से किसी एक की मौत होगी। तभी लियोनोर की बेटी ऊपर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर वो सब ऊपर जाते हैं, जहाँ उसके कमरे में सारी चीजें बहुत तेजी से हवा में उड़ रही थी, जिसे देखकर इमैनुअल उस लड़की को बाहर ले आता है और ये सब डीमन ही कर रहा था, क्योंकि लियोनोर उनकी मदद कर रही थी। तभी सब शांत हो जाता है और लियोनोर उन सबको अपने घर से जाने के लिए कहती है, पर जाने से पहले लियोनोर इमैनुअल को फिर से भगवान पर विश्वास करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस रात इमैनुअल सोते समय अपनी गन के साथ क्रॉस भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। फिर अगले दिन बेट्रिस अपने बेटे ईसा को लेकर थिएटर जाती है, लेकिन तभी उधर वसीलियो आकर उन्हें किडनैप कर लेता है और ठीक उसके जाने बाद उधर थिएटर में एक आदमी बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसमें कई लोगों के साथ उसकी भी मौत हो जाती है। फिर जब इमैनुअल उस ब्लास्ट हुए जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तभी डिमेत्रियो आकर बताता है कि स्कूल और स्विमिंग पूल में हुए हादसों में दोनों बार ईसा नहीं था, जिस कारण वो बच गया और शायद यही जोनाथन का कजन हो। फिर जब वो आखिरी सर्वाइवर को बचा रहे होते हैं, तो वो मरने से पहले उन्हें एक काम की इन्फॉर्मेशन बता के जाती है, जिसमें वो उस प्रीस्ट का लोकेशन देकर कहती है कि वो एक बच्चों के चर्च का प्रीस्ट है। फिर इमैनुअल और इवान चर्च का पता लगाकर चर्च में जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं, उन्हें सारा चर्च बस अजीब से ड्राइंग्स और सिंबल से भरा हुआ मिलता है। ये देखकर इवान बताता है कि ये जरूर छोटे डीमंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और बहुत से सीक्रेट्स बता सकते हैं। फिर वो एक चेंबर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक स्टैचू कीलों के जरिए बंधा हुआ मिलता है, जिसके अंदर एक डीमन मौजूद था। इमैनुअल उससे पूछता है कि प्रीस्ट कहाँ पर है, जिसपे वो कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे एक छोटे बच्चे की कुर्बानी चाहिए। और इधर डीमन जानबूझकर इमैनुअल के पास्ट का फायदा उठाता है और इमैनुअल से कहता है कि वो उसके बीवी और बच्चे को वापस ला सकता है। फिर इमैनुअल की नजर एक औरत पर जाती है, जो एक बच्चे को लेकर उधर बैठी थी, जो इमैनुअल की बीवी की तरह ही लग रही थी। जब इमैनुअल उसके पास जाता है, तो इवान उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। जब वो उस औरत के पास जाता है, तो वो उस बच्चे को इमैनुअल के हाथ में देती है, लेकिन इस वजह से वो डीमन स्टैचू आजाद हो जाता है और इवान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही इवान गन लेकर उसे शूट कर देता है, जिससे उस स्टैचू के टुकड़े हो जाते हैं और इमैनुअल के गोद में जो बच्चा था वो कीड़ों में बदल जाता है, जिसे देखकर इमैनुअल को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा इवान को मारने लगता है। लेकिन तभी प्रीस्ट वसीलियो वहां आकर एक टेजर से उसे बेहोश कर देता है। फिर अगली सुबह इमैनुअल की आंख खुलती है, जो कल रात हुए हादसे को लेकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसने इवान पर हमला किया, लेकिन उसे वसीलियो से पता चलता है कि इवान बिल्कुल ठीक है। फिर हम ग्लास के उस तरफ ईसा और बेट्रिस को देखते हैं। तभी वसीलियो ईसा की तरफ देखते हुए इमैनुअल को बताता है कि जीसस ने फिर से इस दुनिया में जन्म लिया है और डीमन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उन्हें जान से मारने की। ये सुन के इमैनुअल कहता है कि वो ईसा को किसी भी हाल पर बचाएगा। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वो ईसा को मॉनेस्ट्री ले जाएंगे, जो बॉर्डर के उस पार है, जहाँ के लोग डीमन के खिलाफ लड़ते हैं, जिस वजह से वो वहाँ सेफ रहेगा। और इसे पॉसिबल करने के लिए इमैनुअल डिमेत्रियो की मदद लेकर एक टनल के थ्रू बॉर्डर पार करने वाला था। अब वसीलियो, ईसा, बेट्रिस, इमैनुअल, इवान और कुछ सब ऑर्डिनेट साथ में थे, लेकिन वो सब टनल में बहुत सारे रास्ते देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उन्हें रास्ते में ऐसी जगह मिलती है जहाँ कई सारे कंकाल पड़े थे, जिसे देख के वसीलियो कहता है कि कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और वो लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करें। तभी पता नहीं इमैनुअल को क्या होता है और वो वसीलियो से सवाल करता है कि गुम हुए बच्चे कहाँ पर है। ये सुनकर वसीलियो कहता है कि इमैनुअल पोजेस्ड हो चुका है। तभी वसीलियो कुछ मंत्र जपने लगता है, जिसे सुनते ही इमैनुअल की असली डिमोनिक आवाज बाहर आती है। और मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ कि कमजोर दिल वाले इस आवाज को न सुने। तो ये है इमैनुअल की असली डिमोनिक आवाज। इससे साफ हो जाता है कि अब इमैनुअल सबको मारना चाहता था। तभी टनल में पूरा अंधेरा हो जाता है, तो सब लोग फ्लेयर्स की मदद से वहां रोशनी तो लाते हैं, पर अब इमैनुअल वहां से गायब था। तभी एक कमरे से अजीब सी आवाजें आती हैं। फिर अचानक से इमैनुअल आकर एक गरीब आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद वो ईसा के पीछे भागने लगता है, जिसे बेट्रिस गोद में लेकर भाग रही थी। और इधर सिर्फ ईसा ही उस डीमन का असली रूप देख सकता था, जो कि सच में भयानक था। बेट्रिस भागते भागते टनल के बाहर आ जाती है और इमैनुअल भी उनके पीछे ही था। फिर इमैनुअल हवा में गन शूट करता है, जिस वजह से बेट्रिस का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। एंड यही मौका देखकर इमैनुअल उनके पास जाता है और उन पर गन पॉइंट करता है, लेकिन इमैनुअल के कानों में डीमन और उसकी बीवी की आवाज़ें गूंजने लगती है, जिसे सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उधर डिमेत्रियो आता है, तो इमैनुअल कंफ्यूज होने का नाटक करके उसके गले लग जाता है और सीधा डिमेत्रियो के पेट में गोली मार देता है, जिस पर डिमेत्रियो बोलता है, मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? और जैसा कि फॉर्चून टेलर लियोनोर ने कहा था कि इनमें से कोई एक मरेगा, और वो डिमेत्रियो ही था। इसके बाद इमैनुअल ईसा को पकड़कर उसकी आंखें नोचने लगता है। ये देखकर बेट्रिस एक छोटा सा पत्थर उसके सर पर फेंकती है, जिससे वो ईसा को छोड़ देता है। फिर वो बड़ा पत्थर लेकर उसे मारने ही वाली होती है कि इवान उसे रोक देता है एंड उन्हें वापस टनल में ले जाता है, जहाँ वो ईसा को इस बार एक गेट के अंदर लॉक कर देते हैं। अब वसीलियो कहता है कि ईसा को बचाने के लिए उन्हें एक डार्क रिचुअल करना पड़ेगा और चाहे जो भी हो जाए उन्हें प्रार्थना करते रहनी होगी।
फिर वो एक बड़ा सा क्रॉस बनाते हैं जिसपे वो पोजेस्ड इमैनुअल को बांधकर होली वाटर छिड़क कर रिचुअल शुरू करते हैं। एंड इमैनुअल के चिल्लाने को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी प्रार्थना काम कर रही है, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से वो क्रॉस गिर जाता है और इमैनुअल अपने आप को आजाद करके इवान पर हमला करता है। फिर वो बेट्रिस का गला पकड़कर कहता है कि अब तक जितने भी बच्चों की मौत हुई है वो इस प्रीस्ट की वजह से हुई है, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए हर बार डीमन को बच्चों की कुर्बानी देता है। फिर वसीलियो आता है जिसके हाथ पर ईसा का खून लगा था और वो इमैनुअल का सर पकड़कर लॉर्ड बेल्जेबुथ को पुकारता है और कहता है कि वो उसकी आत्मा के बदले इमैनुअल को छोड़ दे। मतलब इधर वसीलियो ने इन सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस डीमन को वहीं कैद कर दिया। फिर कुछ देर बाद इमैनुअल और इवान को होश आता है और वो टनल के बाहर निकलकर उस डीमन को वहीं दफना देते हैं। फिर सीन इवान पर शिफ्ट होती है जहां वो होली फादर के पास जाकर ईसा के बारे में बताता है जो कि अपकमिंग लॉर्ड था। लेकिन जब फादर उससे इमैनुअल के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि इतने खतरनाक डीमन का सामना करने के बाद अब दूसरा कोई भी डीमन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और ईसा को सुरक्षित रखने के लिए वही बेहतर इंसान है। फिर हम आखिरी सीन में बेट्रिस, ईसा और इमैनुअल को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब जिन्हें अभी तक मूवी की स्टोरी नहीं समझ में आई प्लीज मूवी देखना छोड़ दो। आई एम जस्ट जोकिंग। कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल मूवी के प्लॉट के हिसाब से भगवान ने इससे पहले भी 2 बार धरती पर जन्म लिया था, पर डीमन उन्हें हराने में कामयाब हो गया था जिससे बहुत लोगों की जान गई थी। एंड अब तीसरी बार लॉर्ड ने ईसा के रूप में धरती पर जन्म लिया था और हमेशा की तरह जैसे ही डीमन को इसके बारे में पता चला उसने लोगों को पोजेस करके जहां जहां उसे शक था उन्हें वहां भेजकर वहां के सारे बच्चों को मरवा दिया ताकि उसमें ईसा भी मर जाए। पर इस बार वो हर बार नाकामयाब होता रहा, पर इस कारण दूसरे बेगुनाह बच्चों की जान जा रही थी। पर डीमन ने इमैनुअल के बच्चे को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उसे नहीं पता था कि इमैनुअल उसका भी बाप है और वो ईसा को कैसे भी बचा ही लेगा। और एंड में इमैनुअल ने डीमन की मार ही दी, डीमन को मार ही दिया। एंड इसी के साथ ये था मेरा बेल्जेबुथ मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको यूनिक तरीके की एक्सप्लेनेशन देखने मिलेगी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या फिर आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।